ओके जी, तो हीट कैपेसिटीज अब हमने डिटेल से डिस्कस कर ली हैं। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की फर्दर दो टाइप्स देखेंगे। वन इज गोइंग टू बी द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड द अदर वन इज गोइंग टू बी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक हो गया। सबसे पहले हम बात करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो ये कौन सा प्रोसेस होगा हमारे पास? इट इज गोइंग टू बी एन आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक, जो फॉर्मूला है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का दैट इज गोइंग टू बी द सेम, दैट इज CV। ठीक, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए हम वैसे CM इस्तेमाल करते थे, यहाँ पर बिकॉज इट इज कांस्टेंट वॉल्यूम सो वी आर गोइंग टू राइट CV। CV equals to delta Q divided by N delta T, same as that of molar specific heat capacity, and with it we write a small del V equals to 0 to show us that this represents an isochoric process. ठीक हो गया। Similarly, molar specific heat capacity at constant pressure, कौन सी सिचुएशन है हमारे पास? इट इज एन आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक, कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर कांस्टेंट, सो आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, and we represent it with Cp because we have constant pressure. ठीक हो गया, and it is given by del Q divided by N del T, again same, and we write del P equals to 0. ठीक, ये तो हो गई दोनों के फॉर्मूलाज की बात। अब एक छोटी सी टेक्निकल डिटेल यहाँ पर आएगी, which is कि जब हम बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस की, ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस के केस में लेट मी चेंज द पेन। आइसोकोरिक प्रोसेस के केस में del V इक्वल्स टू 0, राइट। हमें पता है कि वर्क डन इक्वल्स टू P del V। अगर यहाँ पर del V 0 हो जाएगा, del V क्या हो जाएगा? 0, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? 0। पहली बात, ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस के केस में वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक, दूसरी बात, इंटरनल एनर्जी की जब हम बात करते हैं इट इज गिवन टू अस बाय del Q प्लस वर्क डन। ठीक है, तो अगर हम आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करें तो उस केस में क्या होगा हमारे पास? वर्क डन क्या है हमारे पास? 0 है इस केस में। ठीक, वर्क डन क्या है हमारे पास? 0 है इस केस में। तो जो आई थिंक आई हैव रिटन इट उल्टा, ठीक है, ये ऐसे करके होगा, राइट। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के केस में वर्क डन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगी और हमारे पास del Q किसके इक्वल होगा? कंप्लीटली इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लेट से लिखें CV इक्वल्स टू del Q, ये del Q किसके इक्वल है? इंटरनल एनर्जी के इक्वल है, तो इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय डेल्टा U, ठीक है, डिवाइडेड बाय N डेल्टा T। तो ये भी एक हमारे पास इक्वेशन बन सकती है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर की। यहाँ पर क्या है? del P हमारे पास 0 है, यानी कि P क्या हो गया हमारे पास? कांस्टेंट हो गया। अब वर्क डन इक्वल्स टू P del V, यहाँ पर P कांस्टेंट है, इसका मतलब वर्क डन 0 होगा नहीं, वर्क डन इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू 0। ठीक, तो इस केस में del Q किसके इक्वल होगा? सिर्फ इंटरनल एनर्जी नहीं बल्कि उसमें वर्क डन भी ऐड होगा। ठीक, इसमें वर्क डन भी ऐड होगा। तो इस केस में जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? CP इक्वल्स टू del U प्लस वर्क डन डिवाइडेड बाय N डेल्टा T। ठीक, ये पॉइंट क्लियर हो गया। साथ हम एक और इसी से आगे अगर डिस्कस करें, राइट, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, उसका फॉर्मूला। ठीक है, फिर हमने देखा कि कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन की क्या हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होगी, एक में वो 0 होगा, एक में नॉन 0। उसकी वजह से टोटल जो हीट है वो किस तरीके से चेंज होगी। ठीक है, और उस हीट के चेंज होने की वजह से दोनों कांस्टेंट, दोनों मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज का क्या फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अब ये जो हीट वाला फैक्टर है इसी को हम देखते हैं। एक केस में है हमारे पास डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U, ठीक, और दूसरे केस में क्या है? डेल्टा Q इक्वल्स टू del U प्लस वर्क डन। ठीक, ये क्या है? del Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम और ये है del Q एट कांस्टेंट प्रेशर। अब अगर आप देखें तो एक में सिर्फ इंटरनल एनर्जी और दूसरे में इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, तो ये वाला पूरा का पूरा फैक्टर इंक्रीज कर गया हमारे पास। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? ज़्यादा आएगी। इसकी वैल्यू जब ज़्यादा आएगी तो हम कह सकते हैं del QP इज ग्रेटर देन del QV।
ठीक है, क्योंकि एक में सिर्फ इंटरनल एनर्जी का फैक्टर है जबकि दूसरे में इंटरनल एनर्जी और वर्क डन दोनों शामिल है। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टर इंक्रीज कर जाएगा। जब हमारे पास डेल क्यू पी इज ग्रेटर देन डेल क्यू वी, तो यहाँ पर देखें दिस इज डेल क्यू पी एंड दिस इज डेल क्यू वी। ठीक है, जब डेल क्यू पी ग्रेटर है तो सी पी भी ग्रेटर होगा और डेल क्यू वी लेस देन है तो सी वी भी जो है वो लेस देन सी पी हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सी पी इज ग्रेटर देन सी वी। ठीक है, बल्कि इसको मैं ना लिखती हूँ with a different pen ताकि आप लोगों को याद रहे। This is a very very important point. CP is always greater than CV. ठीक हो गया, CP is greater than CV, del QP is greater than del QV, दोनों पॉइंट्स। ठीक है, ये आपसे MCQ पॉइंट्स में पूछ सकते हैं कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है या एट कांस्टेंट प्रेशर, या फिर एट कांस्टेंट वॉल्यूम टोटल हीट एनर्जी ज्यादा होती है या फिर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आपको पता होना चाहिए कि एट कांस्टेंट प्रेशर इन एन आइसोबारिक प्रोसेस द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एज वेल एज द टोटल हीट ऑफ द सिस्टम इज मोर एज कंपेयर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड द टोटल हीट एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक हो गया, ओके जी। ये अब हमें पता चल गया कि Cp इज ग्रेटर देन Cv। ठीक है, लेकिन कितने फैक्टर से बड़ा है? ठीक है, कोई ना कोई तो फैक्टर होगा ना जिससे कि हम ये मेजर करते हैं कि अगर Cp Cv से बड़ा है तो वो क्या फैक्टर है जिससे कि ये Cp बड़ा है Cv से। तो वो फैक्टर इज R, दिस R। ठीक है, ये जो R है हमारे पास, व्हाट इज दिस? दिस इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? R इक्वल्स टू 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन। ठीक हो गया, तो अगर हम देखें कि Cp और Cv के दरमियान में क्या रिलेशन है, Cp और Cv के दरमियान में क्या रिलेशन है, हमें ये तो पता है, अभी हमने देखा कि Cp इज ग्रेटर देन Cv। कितना बड़ा है? इट इज ग्रेटर देन Cv बाय अ फैक्टर ऑफ R। ठीक है, R के फैक्टर से बड़ा है। तो ये जो इक्वेशन है दिस इज मोर एक्सेप्टेबल या मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन के Cp इक्वल्स Cv प्लस R। Cv प्लस R, Cv छोटा है, Cv में हम R ऐड करेंगे तो इट बिकम्स इक्वल टू Cp। ठीक है, तो ये दो हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R एंड Cp इक्वल्स टू Cv प्लस R, वेयर R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और इसकी वैल्यू है हमारे पास 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन। ये वैल्यू आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी। ठीक है, तो इसको याद करने में वैसे तो ज़्यादा आप लोगों को मुश्किल नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल ये एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज हम R को एज R ही इस्तेमाल करते हैं। और कैसे इस्तेमाल करते हैं ये अभी हम एक MCQ देखते हैं, उसमें आप लोगों को क्लियर होगा। For example, we have an MCQ. We are given the value of Cv that is 9R divided by 2. ठीक है, 9R by 2 is the value of Cv and we have to calculate Cp. ठीक है, हमने Cp कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? We are again going to use this formula. Cp equals to Cv plus R. Cv की क्या वैल्यू है? 9R divided by 2 और R है तो R can be written as 2R divided by 2। ठीक है, बिकॉज हमने ऐड करना है तो डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, तो R को हमने लिख लिया 2R डिवाइडेड बाई 2। इसको हम ऐड करेंगे तो वी विल गेट 11R बाय 2 एंड दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ Cp। ठीक है, साथ ही एक और चीज़ भी आपको आती है अक्सर MCQs में कैलकुलेट करने के लिए, विच इज यू गाइज हैव टू कैलकुलेट गैमा। ठीक है, एंड गैमा इज गिवन टू अस बाय Cp डिवाइडेड बाय Cv। ठीक, पहले देख लेते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। वेरी सिंपल, गैमा क्या है? Cp डिवाइड बाई Cv। Cp की क्या वैल्यू है? 11R डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं और इट इज़ अ फ्रैक्शन तो हम इसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 9R। ठीक है, 9R बाई 2 था, डिवाइड हो रहा तो हमने उसको मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकेट कर दिया। 2 से कैंसिल, R से कैंसिल और हमारे पास गैमा की क्या वैल्यू आई है? 11/9, जिसको कि अगर हम पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें तो वी गेट 1.2 अप्रोक्सीमेटली। ठीक हो गया, 1.22 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से हम गैमा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब गैमा होता क्या है हमारे पास? गैमा इज बेसिकली द हीट कैपेसिटी रेशो और इट इज ऑल्सो नोन एज द एडियाबैटिक इंडेक्स। ठीक है, हीट कैपेसिटी रेशो या फिर एडियाबैटिक इंडेक्स इसको हम कहते हैं, एंड इट इज बेसिकली द रेशो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम।
ठीक है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय गैमा। ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसको कैलकुलेट करने में भी, बिकॉज इसकी वैल्यू से हम बहुत सारे जो डेटा है वो हमें ऑब्टेन होता है। किस तरीके से, अभी हमने पीछे देखा कि हम कैसे सी पी सी वी दोनों की वैल्यूज अगर हमें ना भी पता हो तो सिर्फ सी पी की वैल्यू से भी हम गैमा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, गैमा कैलकुलेट हमने कर लिया। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? गैमा टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ द गैस। ठीक है, इट टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ द गैस। अगर आप ये टेबल देखें, इसमें वी हैव अ मोनोटॉमिक गैस, अ डायटोमिक गैस एंड अ पॉलीएटॉमिक गैस। मोनोटॉमिक गैस मोस्टली हमारे पास नोबल गैसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल हीलियम है हमारे पास, आर्गॉन है हमारे पास। डायटोमिक गैसेस की बेतहाशा एग्जांपल्स हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और मतलब जितनी भी डाइलेक्ट्रिक नहीं, डायटोमिक गैसेस हैं हमारे पास। ठीक है, नाइट्रोजन हो गई। पॉलीएटॉमिक गैसेस में भी है फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये एक पॉलीएटॉमिक गैस है, इसमें 3 एटम्स है हमारे पास। तो इस तरीके से डिफरेंट गैसेस जो होती हैं हमारे पास, उनकी गैमा की वैल्यूज ऑलमोस्ट फिक्स्ड होती हैं। ठीक है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए सीपी की वैल्यू इज 5R डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, एंड सीवी की वैल्यू इज 3R डिवाइडेड बाई 2। दीज आर फिक्स्ड, ये आप लोगों ने याद करनी है। ठीक, मोनोटॉमिक गैस के लिए सीपी और सीवी की वैल्यू क्या है? 5R डिवाइडेड बाई 2 एंड 3R डिवाइडेड बाई 2। जब हम सीपी और सीवी के रेशियो देखें, रेशियो लेंगे तो R/2 कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विथ 5/3 विच इक्वल्स 1.67। ठीक है, तो हो सकता है वो आपसे ऐसे पूछें कि इफ अ गैस हैज अ वैल्यू ऑफ गैमा ऑफ 1.67, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कुड इट बी, और उसमें सिर्फ एक मोनोएटॉमिक गैस गिवन हो, तो आपको पता होगा कि 1.67 इज द रेशियो फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस। ठीक हो गया। इसी तरह डायटोमिक गैस के लिए सीपी 7R/2, सीवी 5R/2। रेशियो लेंगे तो 7/5 आएगा विच इक्वल्स 1.4। और पोलियोटॉमिक गैस के लिए सीपी इज 4R एंड सीवी इज 3R। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड बाई 2 नहीं है। रेशियो लेंगे तो अगेन इट इज 4/3 एंड इट गिव्स अस अ वैल्यू ऑफ 1.33। ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये जो गैमा है इसको कैलकुलेट किया जाता है एंड इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ द गैस। ठीक हो गया। ओके जी, तो किस तरीके से हम इसको एमसीक्यू में यूज कर सकते हैं वो अभी हम देखते हैं। ओके जी, so we have an MCQ. The increase in temperature for 1 mole of gas at constant volume is 200 degrees Celsius. What will be the value of CV if increase in del U is 500 joules? And we also have to find CP, gamma and the type of gas. ठीक हो गया। तो पहले हम देखते हैं हमें डेटा क्या गिवन है। 1 मोल ऑफ गैस है, एन की क्या वैल्यू आ गई 1। आगे क्या है जी, कांस्टेंट वॉल्यूम है हमें पता। ठीक है, द इंक्रीज इन टेम्परेचर इज 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जब हम डेल्टा टी की बात करते हैं तो इट डजेंट मैटर कि उसके साथ यूनिट क्या है, बिकॉज जब हम चेंज की बात करते हैं तो वो केल्विन स्केल और डिग्री सेल्सियस जो स्केल है उसके ऊपर सेम ही पैरामीटर से इंक्रीज करता है। जब हम एक्चुअल वैल्यू की बात करते हैं दैट रिक्वायर्स यू टू कन्वर्ट द टेम्परेचर टू द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ केल्विन। ठीक हो गया। अच्छा जी, डेल्टा यू हमें गिवन है चेंज इन इंटरनल एनर्जी विच इज 500 जूल्स। ये हमें डेटा गिवन है और हमने कैलकुलेट क्या करना है, सीवी, सीवी के बाद सीपी, ये दोनों आ जाएंगे तो उससे हम गैमा कैलकुलेट कर लेंगे और गैमा से हमें पता चल जाएगा कि गैस की नेचर क्या है। ठीक, तो हमें पता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम है। कांस्टेंट वॉल्यूम का क्या मतलब है? इट इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए अगर आपको याद हो, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, CV। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू डेल क्यू डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी। ठीक है, और हमने कहा था एक आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल वी इक्वल्स टू 0, जिसकी वजह से वर्क डन भी 0 होता है। वर्क डन जब 0 होता है तो ये जो चेंज इन हीट है वो किसके इक्वल हो जाती है, टोटल इंटरनल एनर्जी के चेंज के इक्वल। तो इट बिकम्स एन डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा यू डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी, ये हमारे पास आ जाता है CV का फॉर्मूला। इसमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा, डेल यू इज 500। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज 1 एंड डेल्टा टी इज 200। ठीक है, इसको हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 5/2।
अच्छा, आई हैव मिस्ड वन पॉइंट विच इज यहाँ पर 500 आर आएगा, ठीक है, 500 आर जे इस फॉर्म में आपको डेटा गिवन होगा। अगर आपको इस फॉर्म में नहीं गिवन तो इसको आपको आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, विच इज़ अ वेरी लेंथी प्रोसेस। तो इस वजह से आप उसकी फिक्र ना करें, आप लोगों को गिवन होगा, ठीक है। बिकॉज अगर वो आर आपको नहीं देते और आपको खुद कन्वर्ट करना पड़ता है तो द एमसीक्यू एक्सीड्स 1 मिनट, ठीक हो गया। तो आपको ये आर गिवन होगा 500 आर जे, यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं, यहाँ पे भी आर मेंशन कर लेते हैं। तो सीवी की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 5/2 आर, ठीक, सीवी की वैल्यू हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है सीपी। सीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें पता है सीपी इक्वल्स टू सीवी प्लस आर, ठीक है। सीवी छोटा होता है और सीपी बड़ा होता है। हम इसमें वैल्यू पुट करें तो क्या है 5/2 आर प्लस आर कैन बी रिटन एज 2r/2, ठीक। इसको हम ऐड किया तो हमारे पास सीपी की क्या वैल्यू आई 7r डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सीपी की भी वैल्यू आ गई। गैमा, गैमा कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, सीपी डिवाइडेड बाई सीवी, तो 7r/2, ठीक है, 7r/2 डिवाइडेड बाय 5r/2, r/2 आपस में कैंसिल हो गए एंड वी हैव 7/5। तो गैमा की क्या वैल्यू है 7/5 विच इक्वल्स अप्रोक्सीमेटली 1.4, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली नहीं बल्कि एग्जैक्टली 1.4 आ जाती है। और गैमा की वैल्यू जब 1.4 आती है, जब CP 7r/2 है, CV 5r/2 है और गैमा की वैल्यू 1.4 है, तो हमने क्या कहा था, विच टाइप ऑफ गैस इज दिस, दिस इज एक्चुअली अ डायटोमिक गैस, ठीक है। अगर आपको याद हो वो जो टेबल हमने देखा था उसमें जब गैमा की वैल्यू 1.4 थी या 7/5 थी तो इट शोड अस अ डायटोमिक गैस, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज आ सकते हैं। इसमें हमने 4 डेटा सेट्स फाइंड किए हैं, 4 चीज़ें हमने फाइंड की हैं। आपको मोस्टली एक ही पूछी जाएगी एमसीक्यूज में, ठीक है। लेकिन जैसा कि आपने देखा इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व एंड वेरी क्विक टू सॉल्व। तो अगर एक से ज़्यादा भी पूछ लें तो आप लोगों ने पैनिक नहीं करना, इंशाल्लाह ताला यू गाइज विल बी एबल टू डू इट, ठीक हो गया। सो ओके, आई थिंक एक पॉइंट हमारा मिस हुआ है, लेट मी गेट बैक टू इट, ओके। ओके जी, सो नाउ कमिंग बैक टू द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। हमने देखा कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज गिवन बाय दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन। सिमिलरली molar specific heat capacity at constant pressure is given to us by this equation, ठीक है। ये दोनों चीजें तो हमने देख ली, आइसोकोरिक प्रोसेस भी हमने देख लिया, आइसोबारिक प्रोसेस भी हमने डिटेल से देख लिया। इसके अलावा वी हैव 2 more processes to discuss guys, we have the isothermal process and adiabatic process, ठीक है। तो हम उसको भी डिस्कस करते हैं। ओके तो यहाँ पर आप देखें 1, 2 एंड 3, ये 3 मैंने लिखे हैं स्पेसिफिक हीट, सॉरी हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। इन तीनों के मैंने फॉर्मूलाज यहाँ पर लिखे हैं विच इज del Q by T, del Q by M del T एंड del Q by N del D, ठीक हो गया। सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस की, आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में क्या है हमारे पास del T इज इक्वल टू 0, ठीक है, del T 0 है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो या मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो, तीनों में आप देखें तो del T क्या आ रहा है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, del T क्या है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक। तो अगर हम del T इक्वल्स टू 0 यहाँ पर पुट कर दें तीनों में से किसी में भी, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, लेट्स से हीट कैपेसिटी, आइसोथर्मल हीट कैपेसिटी, ठीक है, या फिर एट कांस्टेंट टेम्परेचर है तो हम CT कर देते हैं इसको, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज गिवन टू अस बाय del Q by 0, ठीक। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर is given to us by del Q divided by M into 0. Similarly, molar specific heat capacity at constant temperature is given to us by del Q divided by N into 0. ठीक, तो तीनों के डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 0 आ रहा है और जब डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिटी, ठीक। तो तीनों के केसेस में हमारे पास हीट कैपेसिटीज क्या हो जाएंगी, चाहे हीट कैपेसिटी हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो या मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो, तीनों हमारे पास इन्फिनिटी हो जाएंगी फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक। तो ऊपर ये देखें क्या मेंशन है, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस ऑल हीट कैपेसिटीज विल बी इन्फिनिटी, ठीक हो गया। सिमिलरली हम देख लेते हैं सेकेंड वन विच इज एडियाबैटिक प्रोसेस।
एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में क्या होता है, डेल क्यू इक्वल्स टू 0 हो जाता है, ठीक है। तो आप देखें कि इन तीनों में डेल क्यू कहाँ आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है। हीट कैपेसिटी की बात करें तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में डेल टी रह जाएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो फिर न्यूमरेटर 0 हो जाएगा और नीचे एम डेल टी रह जाएगा। और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो उसमें भी न्यूमरेटर 0 हो जाएगा और नीचे एन डेल टी रह जाएगा। जब न्यूमरेटर हमारे पास 0 है तो ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, हमारे पास तीनों केसेस में 0 आ जाएगी, ठीक, ये तीनों हमारे पास 0 आ जाएंगे। तो यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट क्या मेंशन है, फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस ऑल हीट कैपेसिटीज विल बी 0, ठीक है। आइसोकोरिक और आइसोबारिक हमने पीछे देख ली थी, जिनके कंपैरिजन से हमें गैमा मिला था विच वाज द एडियाबैटिक इंडेक्स, ठीक है। उसको हम एडियाबैटिक इंडेक्स कहते हैं, ऑल्दो दैट इज नॉट फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। इसको कंफ्यूज नहीं करना आप लोगों ने। या तो आइसोकोरिक और आइसोबारिक को हमने पीछे डिस्कस कर लिया था, और आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का मैंने आपको बता दिया कि आइसोथर्मल के केस में सारी हीट कैपेसिटीज इन्फिनिटी हो जाएंगी और एडियाबैटिक के केस में सारी हीट कैपेसिटीज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, ठीक। सो नाउ इट इज कंप्लीट फ्रॉम माय साइड, एंड इसके साथ ही आपका थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है और फर्स्ट ईयर का सिलेबस भी, और आप लोगों का पूरा MCAT का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है। So if you guys have any queries, any sort of confusions, please ask in your groups, clear your concepts, because this is your time to clear your concepts and to learn, ठीक है। And best of luck for your MDCAT. This was all from my side. Thank you very much. Allah Hafiz.